जाने इसकी धड़कन, जिले इसकी धड़कन, जाने इसकी धड़कन, जिले इसकी धड़कन, खुलते हैं इसके नए द्वार, नए द्वार हो, नए द्वार हो, नए द्वार हो। यादें बुनता राहें चुनता, यादें बुनता राहें चुनता, ऐसा एक संसार, ऐसा एक संसार, खुलते हैं इसके नए द्वार, नए द्वार, नए द्वार हो, नए द्वार। हिमालय पर स्वर्गलोक तक जाने वाली सीढ़ियां हैं कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको पाताल लोक तक जाने वाली सीढ़ियों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा सतपुड़ा की तामिया घाटी तक। 4 खंडों में विभाजित सतपुड़ा के ये घने जंगलों के बीच नीचे की तरफ जाते ये रास्ता सीधे ले जाता है हमें पाताल नगरी, जिसे पातालकोट कहा जाता है। पातालकोट 79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो समुद्र तल से औसतन न्यूनतम 887 से अधिकतम 1050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 22.24 से 22.29 डिग्री उत्तर और 78.73 से 78.50 डिग्री पूर्व के अक्षांश तक फैला हुआ है। पातालकोट छिंदवाड़ा से 63 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में और तामिया घाटी से 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित है और यहीं बहती है दूधी नाम की ये नदी, जो इस घाटी को और भी मनोरम बना देती है। पातालकोट के अंदर जाने के लिए इन दिनों सीढ़ियां बना दी गई हैं। अंदर उतरने के बाद नजर के सामने आती है सृष्टि की अद्भुत चित्रकारी। पता नहीं वो कौन सा उद्गम स्रोत है जहां से पानी की ये पतली सी धार गिर रही है। इसके बारे में यहाँ के लोग भी कुछ नहीं जानते। परतदार किलेनुमा पहाड़ों से नीचे की तरफ रिसती हुई ये पतली सी जलधारा एक रोमांच का अनुभव कराती है। इतने रोमांचक स्थान पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली भी क्या इतनी ही रोमांचक है? ये प्रश्न तो स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर पाने के लिए हमें थोड़ा और अंदर तक जाना होगा। यहाँ 12 गांव और 23 ढाणे हैं। जहाँ बसाहट ज्यादा होती है वो गांव कहा जाता है। कभी कभी लोग गांव से दूर घर बनाकर रहने लगते हैं। दूर दूर बने इक्का दुक्के घरों को ढाना कहा जाता है। पातालकोट के अंदर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। हर गांव का नाम याद रखना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सुनने में बड़े दिलचस्प हैं, जैसे गुड़ी छतरी, घटलिंगा, पलानी, गैल डुब्बा, घाना सल्ढाना, कोड़िया, धुरनी मालनी, डोलनी, खम्हारपुर, झिरन, चिमरीपुर, कारे आम, रातेड़ वगैरह वगैरह। अगर इन सब गांवों की जनसंख्या मिला दी जाए तो इनकी कुल जनसंख्या करीब 2500 तक पहुंचती है। भौगोलिक क्षेत्रों की जटिलता, उनकी जीवन शैली और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य कुछ जिज्ञासु सैलानियों को अपनी ओर खींचता जरूर है, लेकिन यहाँ के निवासी उनमें अपनी दिलचस्पी कम ही दिखाते हैं। नहीं, पहले तो पातालकोट में ऐसा था कि जैसे ऊपर से कोई आदमी आ गया, जैसे आप जैसे लोग मान लो पैंट पहन के चले गए
या शर्ट पहन के चले गए तो वो लोग गांव छोड़ कर भाग जाते थे। इस तरह का मतलब वहाँ पे चलता था। और खेती किसानी वगैरह जो है ना, पहले वो सियाने लोग बताते हैं हमारे कि पहले वहाँ खेती किसानी वगैरह कुछ नहीं करते थे। और मात्र जो है ये मान के चलो कि कंदमूल फल है, वहाँ पे कंद निकलता है, कंद कुछ फल वगैरह निकलते हैं जैसे आम जामुन वगैरह। और जैसे आम की गुठली वगैरह जो है ना, पहले लोग वहाँ खाते थे। नहीं, गोंड जाति के इतिहास में तो क्या है कि अब हम लोगों को जो है ना अपने सियानों के मुख से सुना है कि पहले यहाँ पे जो है ना एक गोंडों का राज था। हम गोंड वंश से हैं, लेकिन गोंडों का जो राज्य था समझ जाओ उस समय जो है ना गोंड राजाओं ने भी समझ जाओ गोंडों के ऊपर अत्याचार किया। जिस तरह जो है ना पानी नहीं, बिजली नहीं, मकान नहीं, तन में कपड़े नहीं। पहले हम स्वतंत्र नहीं थे, आज़ाद नहीं थे हम लोग, लेकिन आज हम लोग ये मान के चलो कि अपने आप में जो है ना एक आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, अपने मन से हम कुछ भी कर सकते हैं। कहा जाता है मेघनाद ने शिव जी की घोर तपस्या की और उन्हीं के आशीर्वाद से वो पाताल लोक का राजा बना। पाताल लोक तक पहुंचने का एकमात्र द्वार था ये पातालकोट, जहां पिछले 500 वर्षों से भरिया तथा गोंडों का निवास है। लेकिन पातालकोट के ये निवासी आज तक मेघनाद को नहीं भूले। उनका प्रतीक अभी भी गांव में देखा जा सकता है, जहां हर वर्ष मेला लगता है। इन दोनों ही जनजातियों में 77% भारिया जनजाति के सदस्य हैं। सदियों से साथ साथ जीवन व्यतीत करने के कारण इन दोनों जनजातियों की सामाजिक संरचना और आचार विचार में भिन्नता नहीं पाई जाती, लेकिन इन दोनों जनजातियों के मध्य में एक सूक्ष्म सी विभाजन रेखा जरूर है। क्या है, भरिया जाति और गोंड जाति की संस्कृति में ये अंतर है कि रोटी चल जाती लेकिन बेटी नहीं चलती। और भरिया जनजाति में जो है ना हम लोग शादी ब्याह का काम नहीं कर पाते। हम लोग उनके शादी ब्याह में जा सकते हैं, उनके शादी ब्याह में बैठ उठ सकते हैं, वो लोग हमारी शादी ब्याह में आ सकते हैं, लेकिन हम बेटी उनको नहीं दे सकते और उनकी बेटी से हम लोग जो है ना शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक ठोस धार्मिक आधार भी है। कई गोत्रे में रहते हैं 6 देवारे, कई गोत्रे में 7 देवारे। हाँ, थोड़ा थोड़ा नाम आते हैं। खोड़िया खतलपा धर्माई दुर्गा दुल्हा देव सकलाई गाता पीढ़ीवारी भगवानी वारी ऐसे कहते हैं। इन 7 देव और 6 देव के संदर्भ में बड़ी रोचक कथा प्रचलित है। गोंड और भरिया तो हम क्या थे कि देव गादी पर जा रहे थे, क्या चीज़ के लिए, पूजा करने के लिए। तो उनके भाइयों का भाई कि डिलीवरी आने से उनने एकदम से नीचे हो गए और हम एकदम से देव दरबार में जाके पूजा करने लगे। तो वहाँ से हमारे पूजन आगे हो गया, उनका पूजन पीछे हो गया। उसमें अंतर शादी में सर उनका क्या है कि जैसे अपने समाज में जो लग रहा है उनका समाज में, तो वो जैसे घर से जाते हैं दूल्हा लेके तो वे सात भावरा वे भी करते हैं, तो उनका भावरा वहीं के वहीं पूरा पूरा हो जाता है। और अपने समाज में, भरिया समाज में अपन उधर जाएंगे लेकिन भावरा नहीं करेंगे। भावरा अपन उधर से लाके अपने बेटा अपना घर में पैदा होता है तो अपना भावरे यहीं होती सर, बेटा की गली में। गोत्र उनका में विका है, ध्रुवा है, सरियाम है, तेंदुसार है, ऐसे उनके में बनता सर समाज में, गौड़ समाज में। और हमारा में है पचलिया है, डांडोलिया है, चलहतिया है, बगोटिया, ऐसे मतलब गोत्रे बनाने में अपन को लड़की लाना पड़ता सर। जैसे हम ध्रुवा हो गए तो वो चलहतिया को हम समधी बनाना पड़ेगा, उसकी लड़की हम मंगेंगे तो हमारे लड़का के लिए शादी करेंगे। ये अपने हमारे भरिया समाज में उनका तो बताया मैंने। तो वो हमारे जो सरने में जो है तो हम उसी को ढूंढते ढूंढते में फिर उसको समधी बनाएंगे, फिर उसकी लड़की मंगाएंगे जब हमारे लड़का के लिए शादी करेंगे। इसके अलावा एक सूक्ष्म सा सामाजिक वर्गीकरण इन दोनों ही जनजातियों में देखा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भरियाओं की बसाहट 77% है। शायद इसीलिए धर्म तथा अन्य क्रियाकलापों में भरियाओं का दखल ज़्यादा है। गोंडों का अंतर यही है कि थोड़ा उनका पूजापों में भी पीछे हो गए हैं और अपने पूजापों में थोड़ी आगे बढ़ चुके हैं। इस कारण से दोनों समाज का, गोंड और भरिया से थोड़ा गोंड पीछे हैं। आज भी दोनों समाज का मतलब आगे पीछे में है, तो भरिया जनजाति आगे है और गोंड समाज पीछे है। वे करेंगे जैसा करेंगे, लेकिन अपना समाज से पूजा ज़्यादा कराएंगे वे। क्यों, उनको भाग थोड़ा अपने नगर में भी जो पूजा होती है
तो वे लोग साथ में रहेंगे लेकिन हाथ कम लगाएंगे, भरिया समाज ज़्यादा पूजेगी, उसका पूजा भरिया समाज करेगी। आज भी गौड़ समाज समझदार है और जानमकार भी है, परंतु भरिया से हाथ जरूर लगाएंगे। वे अपना घर का देवी देवता पुजवाएंगे, अपना नगर का देवता पुजवाएंगे। तो इस समाज से गौड़ों का पूजा करने में कुछ उन लोगों का भला होता है। क्यों भला होता है कि भाई भरिया जहाँ बैठेगा वहाँ तो वो हाथ पैर जोड़ेगा, तो वो 12 महीना आनंद रहने के लिए भरिया समाज को गौड़ समाज पकड़ती है। इसके अलावा इन दोनों ही जनजातियों के रहन सहन में समानता ही देखी जाती है। भरिया हो या गौंड, दोनों ही जनजातियों ने अस्तित्व के लिए संघर्ष और प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित करने में सदियों से गजब की सहनशीलता का परिचय दिया है। इन ऊंचे नीचे पथरीली क्षेत्र में जीना ये काफी पहले सीख चुके हैं। यहाँ का वन क्षेत्र लगभग 4000 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। 2 दशक पहले तक पातालकोट के निवासी का जीवन इसी वनोपज पर निर्भर था। जंगल ही इनकी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करता था, आखिर जीविका का आधार था। लेकिन अब इन्होंने खेती करना सीख लिया है। बीज बोने से लेकर हल चलाने तक सभी उन्नत औजार इन दिनों यहाँ मौजूद हैं। फिर भी खेती यहाँ सहज नहीं है। कृषि योग्य भूमि यहाँ मात्र 525 हेक्टेयर में है, जिससे पूरे साल गांव भर की भोजन की समस्या का समाधान संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सदियों पुरानी खान पान व्यवस्था ही यहाँ काम आती है। आज भी यहाँ की जिंदगी सहज जरूर है, लेकिन सरल हरगिज नहीं। यहाँ के भरिया और गौंड जनजाति के लोग अपनी चुनौतियों से अच्छी तरह परिचित हैं और अभ्यस्त भी। सुबह का उजाला फैलते ही स्त्री पुरुष जंगल का रुख करते हैं। यहां से उन्हें फल सब्जी के साथ मिलेंगी जलावन के लिए लकड़ियां। ये दिनचर्या सदियों से चली आ रही है, अपनी सधी हुई लय और ताल के साथ। इसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम आज तक नहीं देखा गया। पहली किरण फूटते ही जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो जाती है, लेकिन इस जद्दोजहद में तनाव का लेश मात्र भी नहीं है। ये वही अर्वाचीन संघर्ष है जिससे गुजरने के बाद ही आज का मानव सभ्य कहलाता है। तो क्या इन्हें हम असभ्य कहेंगे? लेकिन ये असभ्यता की पराकाष्ठा होगी। संभवतः सभ्यता की सबसे शालीन परिभाषा यहीं से आरंभ होती है। जैसे भरिया जाति के समाज, हम लोग हमारे आजा पराजा उन्होंने भी ये नहीं बताया कि बोले अपना जाति होती कैसे। उन लोगों ने पहले राजा महाराजा, राजधानी इनके क्या बोले, क्या पगारा बोलते थे, पगारा जागीर, तो वहाँ राजा महाराजा के रह जाना था, उनका राजधानी था। अब वो रहते रहते में पता नहीं वो राजा महाराजा उनको हटा दिया। गौड़ और भारिया ये छोटे बड़े हैं, तो इनमें से पता नहीं कि भारिया कैसे में भारिया का है, आनंदवासी भारिया। तो हम लोग उतना ही काम के लिए ज़्यादा धंधाना नहीं पड़ता, घबराते नहीं। हम थोड़ा बहुत खेती किसानी करते और आनंद रहते। मेरा सोच यही बोलता है कि हम आनंदवासी भारिया हैं। ये नहीं सोचते कि अपन थोड़ा सा अच्छे से मकान बना लें या अच्छे से कोई खेती कर लें, वो कोई चिंता नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आनंदवासी भारिया है, और इसीलिए हमें आदिवासी भारिया भी बोलते हैं। वनोपज में आज भी महुआ यहाँ के जीवन का अपरिहार्य अंग है। उसके बीज को गुल्ली कहा जाता है। महिलाएं काफी सारा वक्त महुआ के फलों से बीज निकालने में ही व्यतीत करती हैं। इन बीजों को उबालकर भोजन के काम में लाया जाता है।
फिर भी काफी सारा बीज बच जाता है जिसे वे तामिया के बाजार में बेच जाते हैं। मिले हुए पैसों से घर की अन्य जरूरतों का सामान आ जाता है। इसके अलावा महुआ के फलों से बनी हुई शराब दिन भर की थकान मिटा देती है। हमारे आजा दादा नु कहते थे कि बेटा के गेहूं की रोटी ठंडी होवे के तुम गेहूं की रोटी ज्यादा खाने नहीं के, अब पके नहीं तो कहाँ की रोटी खाते। अब वो महुआ बिन ले में, अब डुबला में डार ले में वो दारू बना जा रहे बेटा, दारू बना के ले रही के। अब हमारा आ जाए दादा के लात बना के लाने पर लाके कितनी है रे बताइए के 2 बोतल आए दादा के बाहर के दे दिए। ला रे दे एक पत्ता पी के दे, माहौल की पत्ता तोड़े पिए ले रही पी ले तू भी, दवार दारू बेटा बीमार नहीं हो मैं। कहीं सूख से आ गई तो हम पी लिए ना, हमें नहीं दादा हम तो नहीं पीने। आज भी हमारे दादा हम पी रहे, बना रहे महुआ के दारू मस्त पी रहे घर में काम करके शाम को। कई लोग तो दिन भर भी चिल्ला दे रहे हैं दारू पी के। और क्या, इस शराब को बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ये सदियों पुरानी पद्धति है जिसे कहीं से अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। ये परिवार महुआ के फलों से दारू बना रहा है। इसके लिए सबसे पहले बड़े से पतीले में महुआ के फलों को उबाला जाता है। बर्तन के ही साथ लगी लकड़ी दरअसल अंदर से पूली है, जहां से होकर भाप दूसरे बर्तन तक ठंडी होकर पहुंचती है। ये प्रक्रिया काफी लंबी है। इसके लिए धैर्य का होना काफी जरूरी है। इसके अलावा सुस्वादु भोजन के लिए ये खेतों में जाकर मेहनत करते हैं, जहां आजकल ये सब कुछ उगाते हैं। अब शिकार बीते हुए कल की बात हो गई है। आजकल भरिया तथा गौंड जनजाति के सदस्य अपने घरों में उन मवेशियों को पालने लगे हैं जो खेती में इनका भरपूर साथ देते हैं। मांसाहार की जरूरत मुर्गी पालन से पूरी हो जाती है। मक्का उगाएंगे, उसके बाद हम खेतों में जगनी भी बोएंगे, कुटकी बोएंगे, कोदो, ज्वारी बहुत कम होती, अरहर भी होती वैसे कम होती, फिर बोते हैं हम 2-3 ही फसल बोते, हम ज़्यादा नहीं बोते क्योंकि पूरा फसल नहीं होता अपने यहाँ से। पाठा जमीन कारण पूरा फसल नहीं हो पा रहा, बहुत कम होता। अब आप देख रहे हैं प्योर चट्टानी। हमारे आजा पराजा होने पता नहीं पहले आम के बीजी की रोटी खाते थे, महुआ के पेजा पीते थे, महुआ खाते थे, कड़ू कांदा भी खाते थे। धीरे धीरे देख के और खेती का थोड़ा बहुत बदलाव किए। और हमारे आजा पराजा होने क्या करते थे कि वो डैया काट के और बेवर कुटकी बोते थे। बेवर कुटकी बोली और डंगरा और ककड़ी खा के मस्त रहते थे। कड़ू कंद को भी खाते थे। क्या है, कड़ू कंद खाने से, करील खाने से बीमार बहुत कम होते थे। आज के ज़माने में हम यूरिया है, इफ्को वाला, ये जो रासायनिक खाद वाला जो खा रहे हैं फसल, उससे हम बीमार अधिक होते। पूरे पुराने जो पद्धति से खाते थे उनको पूरा हटा दिए, शौक से ही खाते हैं। जैसे साल में 1-2 बार बारिश में महुआ भी खाएंगे, कोया भूंज के, और घोंटकी भी खाएंगे। आज के ज़माना में तो हम सीधा गेहूं की रोटी, मक्के की रोटी और चावल। और पहले महुआ आम के इन्हीं को ज़्यादा पसंद, क्योंकि अच्छा गर्मी दाना थी वो। आज के ज़माने में वो ठंडा, इसलिए हमें बीमार होना पड़ता सर ज़्यादा। ये भी बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि कनकी भी खाते ठंडी होती, चावल भी खाते ठंडी होती। आमों के मौसम में यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। पातालकोट की धरती पीले पीले खुशबूदार आमों से पट जाती है। यहाँ के निवासी आम तोड़कर या पत्थर मारकर नहीं खाते, ये वही आम खाते हैं जो
जो अपने आप पककर धरती पर गिर जाते हैं। अत्यधिक आम के सेवन से चेहरे पर फोड़े फुंसी का निकलना भी आम बात है। फिर भी इस मीठे फल की चाहत कम कहाँ होती है। इन मीठे फलों को खाने के लिए कोई वक्त तय नहीं होता। इन दिनों आम पेट की भूख का सरल सुलभ सा इलाज बन जाता है, जबकि बच्चों के लिए किसी भोज से कम नहीं। बावजूद इसके यहाँ बसने वाली गौंड और भरिया जनजाति आधुनिकता का नया और चटकारेदार स्वाद भी चख रही हैं। आधुनिकता ने इनकी ज़रूरतों को एक व्यापक विस्तार दिया है। ऐसी कई चीज़ें इनकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं जिन्हें पहले ये जानते तक नहीं थे। रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के लिए ऊपर जाकर तामिया के बाजार में खरीदारी करना इनका शौक भी है और जरूरत भी। खरीदारी करना इनके लिए एक रोचक और मनोरंजक अनुभव है। स्त्रियां जहां बड़े ही चाव से श्रृंगार की वस्तुओं की खरीद फरोख्त करती नजर आती हैं, वहीं पुरुषों के लिए ये तफरीह का बढ़िया जरिया है। पातालकोट में बहुतायत से उपजने वाली जड़ी बूटियों तथा महुए को यहाँ बेचकर अपनी अन्य जरूरत का सामान वे यहीं से ले जाते हैं। ये निश्चय ही सुखद अनुभव है। इसकी धड़कन, जिले इसकी धड़कन, जाने इसकी धड़कन, जिले इसकी धड़कन, खुलते हैं इसके नए द्वार, नए द्वार, हो नए द्वार, हो नए द्वार। हो यादें बुनता राहें चुनता, यादें बुनता राहें चुनता, ऐसा एक संसार, ऐसा एक संसार। खुलते हैं इसके